साउथ कोरिया एशिया का एक ऐसा कंट्री जो डेमोक्रेसी के मामले में दुनिया की टॉप 10 बेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर गिना जाता है। एशिया का एक ऐसा कंट्री जिसको डेवलपमेंट के मामले में जापान और अमेरिका के बराबर रखा जाता है। वहां के एक प्रेसिडेंट ने कल कुछ ऐसा अनइमेजिनेबल कर दिया दैट होल वर्ल्ड गॉट शॉक्ड। दोस्तों, वहां के प्रेसिडेंट ने वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया। हालांकि कुछ घंटे के अंदर उसको वापस ले लिया गया, लेकिन यह इंसिडेंट दिखाता है कि कैसे एक डेमोक्रेसी के अंदर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, कैसे वो ओवरनाइट डिक्टेटर्स बन सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मार्शल लॉ एक्चुअली होता क्या है। साउथ कोरिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर जब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो उसके बाद वहां पे कौन कौन से एक्शंस लिए जाते हैं। साउथ कोरिया के अंदर अभी मार्शल लॉ लगाया गया है तो इसके पीछे रीजंस कौन कौन से हैं, अमेरिका ने, दूसरी दुनिया के लोगों ने, या फिर साउथ कोरिया के अंदर इसका कैसा रिएक्शन रहा है, वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हालांकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वहां पे कुछ घंटों के अंदर ही मार्शल लॉ को वापस ले लिया गया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या क्या थे, क्यों वहां के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाने के बाद उसको वापस ले लिया। इंडिया में मार्शल लॉ के बारे में हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है मार्शल लॉ के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे अमेरिका के साथ जो साउथ कोरिया के रिलेशन है वो चेंज हो सकते हैं, या फिर आप ये कहिए कि मार्शल लॉ का अमेरिका के अंदर कैसा रिएक्शन रहा है। इस सारे मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सो दोस्तों, मार्शल लॉ होता क्या है? अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो मार्शल लॉ का मतलब होता है दोस्तों मिलिट्री का रूल। मतलब जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ या तो वॉर पे चली जाती है, या फिर वहां पे बहुत लार्ज स्केल पे इंटरनल रिबेलियन हो जाती है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। आप मोटे मोटे तौर पे ये समझे, जब वहां पे इंटरनली लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जो लोकल वहां की पुलिस होती है, सिविलियन अथॉरिटी होती है, जब वहां के लोकल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाती है तो आर्मी को बुलाया जाता है। और एक बार जब वहां पे आर्मी आ जाती है तो आपके जो सिविलियन जो अधिकार होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। हर किसी के ऊपर वहां पे मिलिट्री लॉ लागू हो जाता है। हालांकि शुरुआत में इस मिलिट्री रूल को टेम्परेरी पीरियड के लिए लगाया जाता है, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि यह कई कई डेकेड्स तक कंटिन्यू रह सकता है। स्पेन के अंदर हमें एग्जांपल देखने को मिलता है, अर्जेंटीना में, वेनेजुएला के अंदर, इवन साउथ कोरिया के अंदर भी पहले कई बार मार्शल लॉ लग चुका है। सो एक बार किसी कंट्री के अंदर या किसी कंट्री के कुछ खास हिस्सों के अंदर अगर मार्शल लॉ लगाया जाता है, उसके बाद वहां पे क्या होता है? देखिए, सोचने की बात है भाई, मार्शल लॉ का मतलब है मिलिट्री लॉ, और एक बार किसी हिस्से के अंदर अगर मिलिट्री रूल लग गया तो वहां पे किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री एक्टिविटी या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउ नहीं की जा सकती। मार्शल लॉ लगाने के पीछे कारण क्या है? कारण है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से खत्म हो जाना। इसीलिए मिलिट्री को बहुत ही ज्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, किसी के घर पे जाके कभी भी रेड कर सकती हैं, कोई वारंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मार्शल लॉ लगाया जाता है कहीं पे तो मोस्टली ये देखा गया है कि वहां पे जाके आप हड़ताल यानी कि स्ट्राइक्स नहीं कर सकते। जो जो यूनियन होती हैं, जो लेबर यूनियंस होती हैं, वो स्ट्राइक नहीं कर सकती। आप रैलीज वहां पे नहीं कर सकते। मतलब जो पब्लिक फ्रीडम होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दी है, आप उनको यहां पे फॉलो नहीं कर सकते हो। आपकी फ्रीडम को यहां पे छीन लिया जाता है, क्योंकि अभी सिविलियन के ऊपर भी मिलिट्री रूल लग गया है। मतलब मिलिट्री रूल ही अब वहां पे चलेगा। जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, जो जनरल्स हैं, जो मिलिट्री के हैं, वो अपने हिसाब से वहां पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। तो बात जब साउथ कोरिया की चल रही है तो दिमाग में यह आता है कि भाई साउथ कोरिया के अंदर मिलिट्री रूल पहली बार हुआ है क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। 1948 के अंदर जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अलग हुए, दोनों ही कंट्री में काफी लंबे समय तक एक्चुअली मिलिट्री रूल रहा। आज के समय में जब हम लोग साउथ कोरिया को देखते हैं ना, ये जो डेमोक्रेसी को हम लोग देखते हैं, एक्चुअली ये 1987 के बाद हुआ है। 1987 से पहले कई बार साउथ कोरिया के अंदर मिलिट्री रूल रह चुका है। सबसे पहली बार 1948 के अंदर हुआ, काफी लंबे समय तक चला, फिर कुछ समय के लिए बीच में हटा दिया गया, और 1979 के अंदर वहां पे जो डिक्टेटर थे पार्क चुंग ही, उनके द्वारा लगाया गया। जब उनकी हत्या कर दी गई मिलिट्री कूप के अंदर तो कुछ समय के लिए वहां पे हटा दिया गया। और आज के समय में हम लोग जो साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जो भी वहां के जो सिविलियन जो अधिकार हम लोग देखते हैं, बेसिकली वो 1987 के बाद हुआ है। तो 1987 के बाद एक्चुअली साउथ कोरिया काफी पीसफुल रहा। वहां पे आम आदमी जो सिटीजन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जो फ्रीडम है काफी हद तक उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रेस फ्रीडम को वहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है। और साउथ कोरिया को आज के समय में एशिया में एक डेमोक्रेसी का मॉडल माना जाता है। मतलब बहुत ही आइडियल
उसको माना जाता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे 2023 के अंदर जो वीडम का डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है, उसके अंदर भी साउथ कोरिया टॉप 10 कंट्रीज के अंदर रही है। अच्छा, साउथ कोरिया के अंदर अगर ये मार्शल लॉ को समझना है तो हमें वहां के थोड़े से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, अमेरिका की तरह साउथ कोरिया के अंदर भी बेसिकली दो मेजर पार्टीज हैं, जिसमें से एक है कंजर्वेटिव पीपल पावर्स पार्टी, यानी कि वहां के जो प्रेसिडेंट है आज के समय में वो इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और दूसरी पार्टी है वहां पे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया, जो कि अपोजिशन में बैठती है। लेकिन जैसे इंडिया में हम लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, अमेरिका में हम यही बात करते हैं, इसी तरह से साउथ कोरिया के अंदर भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को सेपरेट किया गया है। वहां के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, मतलब ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के सुपर लीडर हैं। वहां की जो आर्मी है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसके कमांडर इन चीफ भी होते हैं प्रेसिडेंट, जैसे इंडिया में भी प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन वहां पे जो कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट है, जिसको साउथ कोरिया के अंदर नेशनल असेंबली कहा जाता है, ये अलग होती है, ये लेजिस्लेटिव ब्रांच का पार्ट होती है। प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड होते हैं, उनको चुना जाता है 5 साल के लिए। वहीं नेशनल असेंबली के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनको वहां पे इलेक्ट किया जाता है सिर्फ 4 साल के लिए। मजेदार बात यहां पे पता क्या है? मजेदार बात यह है कि जो प्रेसिडेंट साहब है ना, वो तो है भैया पीपल्स पावर पार्टी से, मतलब जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, लेकिन वहां की नेशनल असेंबली के अंदर जो मेजोरिटी है ना, वो वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया की है। तो सीधी सी बात है भाई, कानून बना रहे हैं कोई और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है कोई और, तो लड़ाई झगड़ा होना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सो बेसिकली साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहां के प्रेसिडेंट को ये एक्सट्रीम पावर प्रोवाइड करवाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है कि भाई एक्सट्रीम केस में आप मार्शल लॉ को लगा सकते हो, और इसी पावर का यूज किया गया है वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा। और इन्होंने ये कहा है कि देश में इस समय प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, हमारे देश में नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने वाले लोग आ गए हैं, हमारे देश में कम्युनिस्ट लोग आ गए हैं जो कि हमारे देश के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो देश में इस समस्या के समाधान के लिए मिलिट्री रूल यानी कि मार्शल लॉ लगाना जरूरी हो गया है, और इसी बहाने से उन्होंने वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन बड़ी एक अजीब सी बात है कि किस तरह से डेमोक्रेसी के अंदर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस तरह का खतरनाक कदम उठा सकते हैं, कैसे वो सिविल अथॉरिटी को डिसमेंटल कर सकते हैं। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इस समय साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं यून सुक यूल, ये कहां से आई और ये कौन है। देखिए, इस 2022 में जब इलेक्शन हुआ साउथ कोरिया के अंदर, तो ये पहली बार प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। इससे पहले राजनीति के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव थे नहीं, और सिर्फ 1% वोट से एक्चुअली ये विनर हुए। लेकिन क्योंकि ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो काफी हार्ड लाइन इनको माना जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं वो एक तरह से राइट विंगर हैं, और नॉर्थ कोरिया को लेके काफी ज्यादा टफ माने जाते हैं। इनका कहना है भाई, नॉर्थ कोरिया अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इवन इनका तो यह भी कहना है कि हमें नॉर्थ कोरिया का वेट ही नहीं करना चाहिए कि भाई आप हमारे ऊपर अटैक करोगे। अगर हमें लगता है कि नॉर्थ कोरिया हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो हमें नॉर्थ कोरिया के ऊपर पहले ही अटैक कर देना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। इनका यह भी मानना है कि हमें अपनी मिलिट्री को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, हमें और मिसाइल्स बनाने की जरूरत है। इवन एक बार तो इन्होंने यह भी कह दिया था कि साउथ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब होने चाहिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। हालांकि जो अपोजिशन लीडर हैं, ये जो पहले प्रेसिडेंट थे, उनका जो स्टैंड है वो इतना हार्ड लाइन नहीं था, वो थोड़ा सा डायलॉग में, बातचीत के अंदर बिलीव किया करते थे। 2022 में जब इलेक्शन जीत के आए, उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी एक्चुअली साउथ कोरिया के लोगों में काफी ज्यादा कम हो रही है। आज के समय पे इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो सिर्फ 17% है, और पिछले ही साल कई सारे स्कैंडल और कई सारी कंट्रोवर्सी के अंदर भी इनकी फैमिली रही। इनकी वाइफ के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि भाई इन्होंने वहां की स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया है, और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, रेलवे प्रोजेक्ट वगैरह, वहां पे इन्होंने कुछ घपला किया है, कुछ करप्शन की है, अपनी फैमिली को उन्होंने जो है फायदा पहुंचाया है, कुछ इलीगल तरीके से, या फिर कुछ आप कह लीजिए कि इमोरल अनएथिकल एक्टिविटी उन्होंने वहां पे की है, कुछ बैग वैग उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनकी फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा करप्शन चार्जेस भी हैं। समस्या ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने अपनी फैमिली के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया। जब इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से काफी ज्यादा अनपॉपुलर माने जाते हैं, और काफी समय से लोग एक्चुअली वहां पे डिमांड भी कर रहे थे कि इनका इंपीचमेंट कर दिया जाए। अब जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया कि जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो हैं प्रेसिडेंट साहब, जो कि अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, जबकि वहां पे नेशनल असेंबली के अंदर जो मेजोरिटी है वो अपोजिशन पार्टी है। इसकी वजह से वहां पे क्लैश होना बहुत नॉर्मल सी बात है।
बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो कि नेशनल असेंबली के अंदर आए लेकिन अपोजिशन पार्टी ने उसको पास ही नहीं होने दिया। अब तो हद हो गई, बजट वाले बिल को भी उन्होंने वहां पे पास नहीं होने दिया, और इसको प्रेसिडेंट साहब वीटो भी नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे मिनिस्टर्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंपीच कर दिया गया, जिनको इलेक्ट किया गया था, जिनको नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि नेशनल असेंबली के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है वो इनको काम नहीं करने दे रही है। प्रेसिडेंट साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा था कि वो टैक्सेस को कम करेंगे और जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनके ऊपर रेगुलेशंस को कम करेंगे। जब वो अपने पोल प्रोमिस को फुलफिल करने के लिए आए, पार्लियामेंट ने उस बिल को पास ही नहीं होने दिया। तो अब ये कह सकते हो 2 साल से वहां की पार्लियामेंट यानी कि नेशनल असेंबली के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में एक तरह का डेडलॉक चल रहा था। वो कुछ भी काम करना चाहते थे, नेशनल असेंबली उसको रोक दिया करती थी। तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट और काफी ज्यादा डेस्परेट हो गए थे। और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इसी डेस्परेशन के चक्कर में उन्होंने वहां पे मार्शल लॉ लगाया, क्योंकि भाई आप मुझे कुछ काम ही नहीं करने देते। लेकिन वो सीधी सीधी ये बात तो कह नहीं सकते, तो उन्होंने जो है गोल मटोल बात करके वहां पे मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली के अंदर ये जो लीडर बैठे हैं ना, जो बिल पास नहीं होने दे रहे हैं, एक्चुअली ये नॉर्थ कोरिया के एजेंट हैं। ये सारे के सारे कम्युनिस्ट हैं। ये मुझे पसंद नहीं करते, ये साउथ कोरिया के अगेंस्ट में काम करते हैं, ये एंटी स्टेट एक्टिविटी करते हैं। इनका जो बिहेवियर है वो एंटी स्टेट है, वो नॉर्थ कोरिया की फेवर में बात करते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि भाई आप हमें एविडेंस दीजिए, आप किस बात ये ऐसा बोल रहे हो, तो वो एविडेंस उनको दे नहीं पाए। एक बार तो इन्होंने मीडिया के अंदर यह भी कह दिया कि नेशनल असेंबली के अंदर ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं, और साउथ कोरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, अगर इसको स्टेबल करना है, लोगों की फ्रीडम को अगर प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पे मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी डिक्टेटर हो, चाहे वो रशिया से व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे उससे पहले वो हिटलर हो, चाहे ये हो वेनेजुएला वाले हो, कोई भी हो, अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते हैं। कोई भी ये नहीं कहेगा, डिक्टेटर दुनिया का चाहे कितना भी खराब डिक्टेटर हो, कि मुझे मजा आता है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। हर कोई अपने एक्शन को किसी ना किसी रीजन से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, और ऐसा भी इन्होंने यहां पे भी करने की कोशिश की। तो कल जो है 10:30 बजे इन्होंने मार्शल लॉ इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो सीधी सी बात है भाई, जब इतनी अच्छी डेमोक्रेसी के अंदर जब मिलिट्री रूल लगाया जाएगा तो रिएक्शन तो बड़ा खतरनाक होने ही वाला है। अपोजिशन के जो लीडर हैं ली योंग म्यूंग, इन्होंने कहा कि ये जो पूरा मूव है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन इन्होंने तो सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी चैनल के थ्रू लोगों को यह भी कह दिया कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लीज सब लोग सड़कों पर आ जाएं। और मजेदार बात यह है, रात को 10:30 बजे इन्होंने मार्शल लॉ लगाया। उसी समय जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सभी के सभी वहां के नेशनल असेंबली के अंदर पहुंचे रात को। हालांकि नेशनल असेंबली के को सारे सोल्जर्स ने और मिलिट्री पर्सनल ने घेर लिया था, लेकिन फिर भी वो अंदर चले गए। इवन कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ऐसे थे जो इनकी पार्टी से खुद बिलोंग करते थे, प्रेसिडेंट साहब की, उन्होंने भी मार्शल लॉ के अगेंस्ट में वोट किया। आउट ऑफ 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 190 मेंबर्स ने एक्चुअली इसके अगेंस्ट में वोट किया। तो बड़ी जल्दी जल्दी में उन्होंने बिल पास कर दिया। साउथ कोरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर 2/3 लोग, अगर मेजोरिटी जो नेशनल असेंबली की है, अगर वो बिल पास कर देती है मार्शल लॉ हटाने के लिए, तो वहां के प्रेसिडेंट को उसको मानना ही पड़ेगा। और इस समय यही हुआ है। मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नेशनल असेंबली, दे हैव एक्चुअली पास्ड अ लॉ कि हाँ भाई मार्शल लॉ यहां पे नहीं लगा सकते, तो उनको वो बेसिकली मानना पड़ा। और सुबह ही डिक्लेरेशन हो गया था कि मार्शल लॉ को हम लोग वापस ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि साउथ कोरिया के अंदर अभी पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब आगे क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप इस कुर्सी पे बनने लायक नहीं हो, आप हमारे प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, आपको हम लोग इम्पीच कर ही देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि भैया फ्राइडे तक या सैटरडे तक एक्चुअली इनका इम्पीचमेंट हो सकता है। और साउथ कोरिया के अंदर इम्पीचमेंट करना कोई बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है एक्चुअली। वहां की नेशनल असेंबली के अंदर जो जितने भी पर्सन होते हैं, मतलब अगर 300 सीट होती हैं, उसका 2/3, मतलब अगर 200 लोग भी, अगर 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अगर ये पास कर देते हैं कि उनका इम्पीचमेंट हो सकता है। उसके अलावा वहां की जो जुडिशरी है, अगर वहां के 6 मेंबर भी जुडिशरी के, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशरी है, अगर वो इसको बेसिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको इम्पीच किया जा सकता है। और साउथ कोरिया के अंदर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2006 में, सिर्फ 8 साल पहले ही, वहां के प्रेसिडेंट पार्क यून ही उनको इम्पीच कर दिया गया था। उससे पहले 2004 के अंदर भी रू मू ह्यू इनको भी इम्पीच किया गया था।
हालांकि इनकी इंपीचमेंट पार्लियामेंट में तो हो गई थी, नेशनल असेंबली में तो हो गई थी, लेकिन वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसने उसको रिवोक कर दिया था। लेकिन कहने का मतलब यह है कि साउथ कोरिया के अंदर इंपीच किया जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले पहले कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो भी चुके हैं और प्रोसेस भी काफी सीधी सादी है। तो ऐसा माना जाता है भाई, क्योंकि नेशनल असेंबली के अंदर अपोजिशन पार्टी यानी कि जो लिबरल पार्टी है उसकी मेजोरिटी है, तो आसानी से वो पास करवा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 99% इस बात के चांस हैं कि इनको बहुत जल्दी इंपीचमेंट वहां पे इनका किया जा सकता है। अब साउथ कोरिया के जो अमेरिका के साथ रिलेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया की जो डिफेंस है दोस्तों, वो अमेरिका की जिम्मेदारी है। अमेरिका के बीच में और साउथ कोरिया के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, और अमेरिका ने इस ट्रीटी के अंदर साफ साफ कहा हुआ है, अगर कोई कंट्री साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करती है तो अमेरिका उसको डिफेंड करेगा, चाहे वो चाइना करे, चाहे जापान करे, चाहे नॉर्थ कोरिया करे, डजेंट मैटर। इसका मतलब दोनों के जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए। इस बार जो मार्शल लॉ वहां पे लगाया गया, अमेरिका को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया पहले। ऐसा पहली बार हुआ है कि साउथ कोरिया के किसी प्रेसिडेंट ने अमेरिका को इन्फॉर्म किए बिना इतना बड़ा एक्शन ले लिया है। तो अमेरिका थोड़ा कंसर्न तो था, लेकिन क्यों भी अभी इसको रिलीव थोड़ा सा मतलब रिवोक कर दिया गया है मार्शल लॉ को, तो थोड़ा सा चैन की सांस बेसिकली यहां पे वो ले रहे हैं। साउथ कोरिया के अलावा जापान और फिलीपींस, ये दोनों भी अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जापान, फिलीपींस और साउथ कोरिया, ये तीन कंट्री ऐसी हैं जो इस पूरे रीजन के अंदर अमेरिका को इतनी ज्यादा पावर देते हैं और चाइना को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो साउथ कोरिया के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम लोग बात इंडिया की करें, क्या हमारे यहां पे मार्शल लॉ का कुछ प्रोविजन है? आंसर है यस। हमारा जो आर्टिकल 34 है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्चुअली मार्शल लॉ की बात करता है। और कंडीशन वही है, जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जब लोकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाता है, रिवेलियन हो जाता है, उस केस में पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो कुछ हिस्सों में देश के मार्शल लॉ लगा सकती है आर्टिकल 34 का यूज करके। अगर किसी स्टेट के अंदर मार्शल लॉ लगाया जाता है तो वहां के गवर्नर और साथ के साथ प्रेसिडेंट जो है वो दोनों मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तब होता है जब वहां की लोकल अथॉरिटी यानी कि जो पुलिस वगैरह है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकती है। और यहां पे भी मार्शल लॉ के फीचर लगभग लगभग वैसे ही हैं जो दुनिया में दूसरी जगह पे होते हैं। मार्शल लॉ जब लगाया जाता है इंडिया में किसी भी जगह पे, तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स काम नहीं करते हैं। यूजली जो वहां की गवर्नमेंट्स होती हैं उसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है और सारी की सारी पावर जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उनके हाथ में दे दी जाती है। हालांकि हमारे देश में ये प्रोविजन है कि भाई आप पूरे देश में मार्शल लॉ मत लगाइए एक टाइम पे। हाँ, देश के कुछ हिस्सों के अंदर जैसे नॉर्थ ईस्ट में या J&K वगैरह में अगर दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आप वहां पे मार्शल लॉ लगा सकते हो। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि आप मुझे ये बताएं कि इंडिया में अभी तक कहीं पे मार्शल लॉ लगाया गया है क्या? लगाया गया है तो कहां उसको लगाया गया है? एक कानून आपने हमारे देश में सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्या आप इसे मार्शल लॉ कह सकते हो या फिर मार्शल लॉ से डिफरेंट होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं। आई होप इस वीडियो के थ्रू मार्शल लॉ के बारे में आपको बेसिक्स इंफॉर्मेशन पता चली होगी, खासकर साउथ कोरिया के पर्सपेक्टिव से हमें अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही करता हूं। आई होप आप लोगों को कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हमने किया होगा। और ये वीडियो को ठीक ठाक लगा तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह की वीडियो मैं रोज लेके आता हूं। और अगर आपको वीडियो इस तरह की फ्यूचर में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई फीडबैक अगर आपका है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।